रहीम। मेरी घड़ी मेरी मर्जी। इमरान खान आखिर बोल पड़े हैं, कहते हैं मेरी मर्जी, अपने तोहफे का जो भी करूं, तोशा खाना के तोहफे मेरे थे, मैं इसके साथ जो भी मामला करूं, आपको क्या एतराज है। काफी नाराज दिखाई दिए, काफी एतराज करते हुए दिखाई दिए कि आखिर मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, उस पर कोई बात नहीं करता। अगर सबको परवाह है तो मेरी घड़ी की परवाह है। दूसरी जानिब मामला यह है कि सलमान शहबाज वतन वापस आ चुके हैं, अपने वालिद की कदम बोसी की, उसके ऊपर भी एतराज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज है। लेकिन अब आखिर मामला होगा क्या इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून कहती है कि वर्कर कन्वेंशन करेंगे, बड़े पैमाने पर करेंगे। अगर वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं तो क्या मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हो रहे हैं या फिर आम इंतखाबात की कोई हवा चल पड़ी है? आरिफ अलवी साहब से भी यह खबर मंसूब की जा रही है कि उन्होंने 3 नाम दिए हैं। उन्होंने कहा इन नामों को मुज़ाकरात में ना भेजें, संजीदा क़यादत को आगे करें। उनका कहना था कि फवाद चौधरी, असद उमर और शीरी मजारी को आगे ना कीजिए क्योंकि इनकी वजह से मुज़ाकरात में तातुल आ जाता है। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो किस चीज़ के ऊपर हो रहे हैं? क्या आम इंतखाबात वाकई होने वाले हैं? तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे। और साथ साथ इमरान खान ने गुज़िश्ता रात एक बयान दिया, एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही चाहते हैं कि असम्बलियों की तहलील में कुछ ताख़ीर की जाए। किस तरह की ताख़ीर वो चाहते हैं? अगर ताख़ीर न की गई तो क्या वो दूसरी साइड भी जा सकते हैं? इसको हम इस तनाजुर में देख सकते हैं कि सालिक हुसैन साहब मियां नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात कर चुके हैं। क्या वहां पर भी यही बात हुई थी या एक मामूल की मुलाकात थी? हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सहरवाली साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है आमिर इलियास राना साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं। अंदर की खबर इनके पास ज़रूर होती है। और साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी आयशा बख्श साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। खान साहब आखिरकार बोल पड़े हैं, कहते हैं कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। तो खान साहब समझ नहीं पा रहे कि किस चीज़ के ऊपर एतराज़ है, या खान साहब अब बयानिया ये बनाना चाहते हैं कि उनकी जो मर्जी है करें, उनसे कोई पूछ नहीं सकता? समझने में मामला है या मर्जी उनकी है? मेरा ख्याल है काउंटर नैरेटिव वो उस पर बिल्ड करना चाहेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे सियासत शायद घड़ी पे हो। जिस तरह उन्होंने एक दौर में महंगाई पर नैरेटिव बनाया था कि मैं को आलू प्याज की कीमत बनाने को मॉनिटर करने के लिए वज़ीर आज़म बना था, मैं तो कौम बनाने के लिए बना था। तो ये नैरेटिव्स का खेल है। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा मुझे क्यों निकाला, बेटे से तनख्वाह लेने पर ना निकाला। तो इसलिए ये चीज़ें को हमारे लिए पाकिस्तान की सियासत में नई नहीं है, नैरेटिव बनाना, काउंटर नैरेटिव बनाना। तो इमरान खान साहब उस काउंटर नैरेटिव पे आ गए हैं। पहले वो इसको इग्नोर कर रहे थे, उनके ख्याल में था ये एक नॉन इशू है, अगर वो बात नहीं करेंगे तो चीज़ हाइप नहीं पकड़ेगी, और वो इसको एक हद से ज़्यादा हाइप नहीं देना चाहते थे। और उनका ख्याल था कि उनके बात करने से चीज़ हाइप पकड़ लेगी। लेकिन मेरे ख्याल में अब उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि ये सीरियस मामला है और इसमें वो आगे जाके फंस रहे हैं। तो लिहाजा अब नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव का खेल उन्होंने शुरू किया है। किस किस्म का फंसने का मामला उनका हो सकता था? क्या इसके ऊपर कोई नाअहली की तरफ भी जा सकते थे? क्या इसके ऊपर उनको सियासी साख जो है वो दाव पे लगाने पड़ती? क्योंकि लोग ये समझते थे कि वो बहुत सादे को रमीन है, और खान साहब कहते थे कि मैंने 50% के ऊपर जो है वो तोशा खाना की शरह कर दी गिफ्ट को खरीदने की, लेकिन खुद उन्होंने 20% के ऊपर खरीदे। तो उनकी तजाद जो है, उनकी गुफ्तगू का मामला जो है वो उनके लिए ज्यादा नुकसान देता है। इस नैरेटिव में उनके लिए नुकसानदेह क्या हो रहा था घड़ी वाले मामले में? लेकिन लीगल प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। अगर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता है और वो ट्रायल जो है उसमें सज़ा हो जाती है तो मसला है। इसी तरह वो जिसको घड़ी बेची है उसकी जो रसीदें हैं वो जाली निकल रही हैं, उसका बयान आ गया है, उस पर FIR हो सकती है कि वो शफीक साहब ने कहा है कि मैंने तो कोई ख़रीदी नहीं है, इन्होंने FBR में उसकी रसीद दी हुई है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में लीगल मसाइल जो हैं वो पॉलिटिकल मसाइल से ज़्यादा संजीदा हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मसाइल को तो आप काउंटर कर लेते हैं, उसकी कीमत भी अदा हो सकती है, लेकिन जो लीगल मसाइल हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं और उसके नतीजे में नाअहली, सज़ा और दीगर चीज़ें हो सकती हैं। मेरे ख्याल में उन्हें लग रहा है कि घड़ी वाले मामले को लेकर उन्हें सज़ा भी दी जा सकती है और FBR का वो एक और FIR भी हो सकती है शफीक के हवाले से, और उनके ऊपर काफ़ी केसेस मज़ीद बन सकते हैं इस एक घड़ी को लेकर, क्योंकि जो शफीक का बयान आया है, जो उमर फ़ारूक का बयान आया है, तो वो देख रहे हैं कि आगे इसमें मसाइल बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कोई नैरेटिव काउंटर नैरेटिव का खेल है इसमें। ठीक है मुजम्मिल साहब, मैं राना साहब को भी शामिल करता हूँ। राना साहब, ये जुमला इतना आसान है कि आप कह देंगे मेरी घड़ी मेरी मर्जी, बिल्कुल ये आसान सा मामला है, या खान साहब जो है वो अब इसको जो है वो दबाना चाहते हैं इस मामले को अपने पेशकदमी के जरिए?
देखिए, मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरी अदालत मेरी मर्जी, मेरी फौज मेरी मर्जी, मेरा पेज मेरी मर्जी, ये सब कुछ ठीक था। लेकिन अब कुछ बदलता जा रहा है और घड़ी घड़ी सब कुछ घड़ने से काम नहीं चलता, क्योंकि इनको बात बतानी पड़ रही है। अब आप देखें कि जब पहलू हो ना कि जी नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, जरदारी चोर है, डाकू है, आप अदालती सादिक अमीन ठहराए गए, ओके, तो आप इखलाकी तौर पे सबको चोर डाकू कह के हिमालय की बुलंदी पे चढ़ जाते थे और आपके छिट्टे इतने गंदे सफेद कपड़ों पे चंद पड़े हैं कि आपको कहना पड़ा कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। नहीं जनाब, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि वजीर आजम पाकिस्तान को एक दूसरे मुल्क का वली अहद घड़ी दे और आप उसे खामोशी से बेच दें। असल इशू वहां से शुरू हुआ है, बेच भी दें और वो फ्रॉड शराड, अब हम लंबी कहानी करेंगे तो वो सबके सामने आ चुका है कि मुजम्मिल साहब ने भी कह दिया। ये भी एक अलग बात है कि लीगल क्या होगी, वो प्रोसीडिंग होगी, लंबी कहानी है। लेकिन आपके ऊपर जो बार आया, आपने उस मुल्क का एतबार तोड़ा जिसके पीछे आप छुप रहे थे ये कह के कि ये कौमी सलामती के इशूज होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, गिफ्ट जो हैं वो इसलिए छुपाए जाते हैं, बताए नहीं जाते कि जिस मुल्क ने आपको गिफ्ट दिया वो सारी दुनिया को गिफ्ट देता है। बिल्कुल ठीक। वहां पे दूसरी ममालिक के सदर, वज़राए आजम पहुंचते हैं और हर मुल्क को प्यार, मोहब्बत, ताल्लुकात, खारजा पॉलिसी के तहत गिफ्ट दिए जाते हैं। आपको अगर वो इतना बेशकीमत गिफ्ट दे रहे हैं तो वो जरूरी नहीं मोदी को दे रहे हों या वो श्रीलंका वाले को दे रहे हों, वो बांग्लादेश को दे रहे हों, वो मलेशिया को दे रहे हों, इंडोनेशिया को दे रहे हों। बताया ये जाता है कि ये चूंकि आपको दिया गया तो ये आप संभालेंगे ना उस तोहफे को। बिल्कुल ठीक। आपने जाके उसका सौदा शुरू कर दिया और ये बहुत पहले बात खुल गई थी, आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक में आई कि जनाब वो तो बनवाई आपके लिए गई थी। अच्छा राणा साहब, तो कानूनी दबाव ज्यादा है या अवामी दबाव ज्यादा है इस मामले में? आप मुजम्मिल साहब की राय से क्या? जी जी। दुनिया में ये सारी बात इसलिए फैल गई कि आपने उनका एतबार तोड़ा, आपने अपना एक मिलिट्री सेक्रेटरी भेजा सऊदी सफीर के पास। जब बात खुलने लगी कि जी वो हम फिलैंथ्रोपी में घड़ी यूज करना चाहते हैं, क्या हम बेच दें, तो उन्होंने कहा यार हमने आपको गिफ्ट दिया है। यही कह सकते थे ना वो सऊदी सफीर अभी मौजूद हैं, इस्लामाबाद में ही हैं, जिनके पास वो गए और वो ब्रिगेडियर बरतरफ हो गए हैं। उनके ऊपर अलग 10-12 दौरों के छुपाने का इल्जाम है कि वो घड़ियां यूएई और समेत मुख्तलिफ ममालिक के जो दौरे किए वो कहीं आए नहीं। उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब की कमजोरी सामने आ रही है कि फौज ने तो अपना ट्रायल कर लिया और ये इमरान खान साहब के होते हुए ही कर लिया था, ये नहीं है कि बाद में किया गया। लेकिन फॉरेन ऑफिस के लोग और बाकी लोगों को सजाएं नहीं दी गई, क्योंकि फॉरेन ऑफिस और मिलिट्री सेक्रेटरी के अलावा मिलके ये काम चोरी का हो नहीं सकता। पहले तो की ना आपने घड़ियां साजबाज की, महंगी घड़ियां बाहर भेजी, झूठी जाली रसीदें आनी, वो आप गए हैं फंस। ये जो कह रहे हैं ना मुझे नाअहल करेंगे, इनको समझ आ रही है, इन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल मिलकर कराया था। नवाज शरीफ को पनामा में जाके नाअहल कराया, सजाएं जबरदस्ती कराई, जो अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 1-2 पेशी की मार रह गई है। अगर आप चाहेंगे तो वो मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि कैसे नवाज शरीफ की बरियत 2 पेशियों की मार है। तो बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि इस पे कार्रवाई भी हो चुकी है, ये तो फिर इसका मतलब ये है कि कानूनी तौर पर इमरान खान साहब, मुजम्मिल साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि खान साहब को तो फिर इसका मतलब फंसने का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, जो वो लड़ने के ऊपर आ गए कि मेरी मर्जी जो भी करे। ट्रायल कोर्ट इनको 1 दिन की सजा दे दे, नंबर 1 ये नाअहल होंगे और 62(1)(f) उस वक्त लगेगी। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने झूठ भी बोला, रसीदें आपने जाली पेश की, वो सारा काम फिर आपके ऊपर आ जाएगा। ये नहीं होगा कि आप 1 टाइम नाअहल होंगे, क्योंकि आपने बयान हल्फी दिया है, झूठ बोला है उसके अंदर। उसके मतलब नवाज शरीफ ने जो अकामा सुप्रीम कोर्ट में पेश, मतलब वो इलेक्शन कमीशन में पेश किया हुआ था, ठीक है, उसके अंदर से एक खामी ये निकाली गई कि आपको जो तनख्वाह बनती थी वो आपका एसेट था और आपने नहीं ली, हमने आपको नाअहल कर दिया क्योंकि आपने छुपाई है। यहां पे आप बयान हल्फी दे रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब क्यों कह रहे थे कि गिरफ्तार भी हो सकते हैं इमरान खान साहब? अब इनकी गिरफ्तारी की बारी है, तो क्या इसी तनाजुर में कह रहे हैं किसी मामले के? जी कि जब आप लीगल बैटल में चले गए हुए हैं, आप इस तोशाखाना में, और वो दूसरा वहां पे भी गवर्नमेंट की कमजोरी, अब वो जाने अल्लाह जाने जनरल बाजवा का नाम कब कौन PMLN से लेगा कि जी वो जो राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे थे कि मैं तो अरेस्ट करना चाह रहा था, पता नहीं क्यों नहीं कैबिनेट के बाद इसको अरेस्ट नहीं करने दिया। तो वो जो फ्रॉड केस, जो फॉरेन फंडेड केस है ना, उसमें एक रेक्विजिशन जानी है, कैबिनेट ने अप्रूव करनी है और सदर मुमलिकत को जाएगी कि इस पार्टी का ये फ्रॉड साबित हो चुका हुआ है फॉरेन फंडिंग का, इनको नाअहल करार दे दिया जाए। वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो भी एक मुद्दत के लिए नाअहली आती है। वो 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनको वो कहते हैं ना अरबों खरबों, भाई आपने अरबों खरबों नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के कहां से निकाल के दे दिए। जरदारी साहब आपके दौर में ही जमानत पे आए, अब इन्होंने वो सारा बयानिया चूंकि बना दिया कि एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई थी
और जब इस्टेब्लिशमेंट नहीं मिली हुई थी, जब मरियम नवाज को कोट लखपत जेल से आपने नवाज शरीफ के सामने उठाया था, उस वक्त किसके कहने पे उठाया था? नैब ने। नैब कितना आजाद था? मरियम नवाज के कमरों में छापे मारे जा रहे थे, वो इस्टेब्लिशमेंट मरवा रही थी जब वो नैब की हिरासत में थी, और वहां लोग पहुंच के जाके हालात लगाते हुए कि जिस मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, फलां ले रहा है। वो अपनी जगह बहुत सारी स्टोरियां हैं जो मरियम नवाज बोली नहीं है। मैं राना साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूं। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया, चक्कर नहीं लिया, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। इससे ये भी सवाल पैदा होता है कि मुज़ाकरात की तरफ कौन लेके आया। मैं जरूर इस नुक्ते की तरफ भी आता हूं। जरा आयशा बख्श साहिबा को भी शामिल कर लूं। आयशा बख्श साहिबा, दोनों जो सीनियर हमारे यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मुजम्मिल साहब और आमिर इलियास राना साहब, वही समझते हैं कि खान साहब अब फंस रहे हैं, कानूनी जंग की तरफ फंस रहे हैं, इसलिए वो इश्तियाल की तरफ आ गए और कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी, जो करना है कर लो। तो नया बयानिया कोई तरतीब पा रहा है? बहुत शुक्रिया। दोनों ने बड़ी वही जाविये से बात की जो इस वक्त चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, और ये अब तो कही जा रही हैं, सबूतों के साथ सामने आ रही हैं, मगर ड्राइंग रूम डिस्कशंस में तो ये चीजें पिछले साल 1.5 साल से चल रही थी, घड़ियों के किस्से भी। और वो सिर्फ रसीदों तक बात नहीं है, ना ही घड़ियां चंद एक है, बहुत ज्यादा घड़ियां हैं जिनकी डुप्लीकेट भी खरीद कर वहां जमा करवाई गई है। ये मामला तो जब खुलेगा तब खुलेगा मजीद सबूतों के साथ, लेकिन अगर एक भी मामला उठ जाता है, यानी कि नकली घड़ियां जमा कराई गई है तोशाखाना में, असली बेच के? जी बिल्कुल बिल्कुल, डुप्लीकेट फेक या सस्ती घड़ियां लेके भी घड़ियां जमा करवाई गई हैं। तो ये मामला जब सिर्फ ये छोड़ दें क्या किया गया क्या नहीं किया गया, बात यह है कि इस मुल्क की आला तरीन अदालत किसी को साबिक और अमीन जैसा लक़्ब करार दे रही हो, जो कि मुमकिन ही नहीं है। और इमरान खान साहब उसी को ही 4-5 साल से बेचे जा रहे हैं पूरी कौम के सामने। तो क्या क्या ये नस्ल सीख रही होगी? वो इमरान खान साहब जो पिछले 11-12 साल से पूरी, मैं तो यही बोलूंगी, रियासत और मीडिया का जोर लगाकर जो बयानिया बनाया गया था नए पाकिस्तान का, आज हम कहाँ खड़े हैं? वो 11 साल किधर हैं? अब किस तरह जस्टिफाई किया जाए कि वहां चोर डाकू का एक ही नारा है जो आज के दिन किए गए खिताब के अंदर भी है, चोर डाकू चोर डाकू। और जब आपको पूछा जाए तो आप कहें मेरी घड़ी मेरी मर्जी। नहीं जी, हम किसी आम पाकिस्तानी शहरी से नहीं पूछ रहे कि आपको किसी ने तोहफा दिया तो आप बाजार गए, आपको चंद पैसे दरकार थे, आपने कुछ उस तोहफे को बेच के कुछ और खरीदना था, या किसी खरीदी की ख्वाहिश को पूरा करना था तो आप वो तोहफा बेचकर आ गए। हम एक वजीर आजम पाकिस्तान से पूछ रहे हैं, और वो तोहफा आपको बतौर वजीर आजम पाकिस्तान दिया गया था, वो पाकिस्तान की अमानत थी, वो तोशाखाना में होने चाहिए था। ये वो इमरान खान साहब है जो हर तकरीर में इस कौम को बताते थे कि मुझे तो खुदा ने बहुत कुछ दे दिया, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, अब जरूरत ही नहीं, मैं तो आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा आयशा बख्श साहबा, क्या खान साहब ये कह सकते हैं कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, हालांकि वो एक पब्लिक प्रोफाइल है, एक लीडर है, वो कोई क्रिकेटर नहीं है? नहीं तो आपसे कह रही हूँ, खान साहब ये कह भी कैसे सकते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी? खान साहब जहाँ वजीर आजम हाउस में रहे हैं, उनको तनख्वाह देकर वहां रखा गया, उनको इंतजामी अमूर चलाने थे इस मुल्क के, बेहतरीन पॉलिसीज बनानी थी इस मुल्क के लिए। वो जिस दिन आए थे उस दिन आटा चीनी चावल गैस पानी गैस जिस रेट पर मिलती थी, जिस दिन वो गए, क्या उस दिन कोई भी चीज कम हो गई? क्या पाकिस्तान के रुपये की कदर बेहतर हो गई? हर चीज तो ऊपर की, मैं ये नहीं कह रही आज बेहतर हो गया, जाहिर बात है जिस तरह के लोग बैठे हैं, जो तरजीहात हैं, जिस किस्म और जिस ढंग पर सियासत हो रही है, वहां तरजीहात तो सिर्फ हुकूमत में आने को, वजीर बनाने को, अपने नीचे 4 लोग रखने को जो आपको सही भी ना बताएं और दुरुस्त जानने की कोशिश भी ना करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आयशा बख्श साहबा, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आऊंगा। तो बहुत अहम पॉइंट उठाया था राना साहब ने, जिसके बाद मेरे ज़हन में एक ख्याल पैदा हुआ कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या उससे कनेक्ट तो नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और फिर खान साहब कहते हैं कार्रवाई से बचने के लिए मुज़ाकरात की तरफ चला जाऊं ताकि शहबाज शरीफ साहब मेरे ऊपर हल्का हाथ रखे, पीडीएम की गवर्नमेंट मेरे ऊपर हल्का हाथ रखे। ब्रेक के बाद जानते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुजम्मिल साहब, मुज़ाकरात की तरफ कौन लेकर आया? इमरान खान तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते थे, वो कहते थे चोरों लुटेरों के साथ में बैठूंगा ही नहीं, और अब यहां तक मामला आ गया कि सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि संजीदा क़यादत को आगे करें। इसका मतलब बात सुनी जा रही है तो सुनाई जा रही है ना? नहीं, कोई बात नहीं सुनी जा रही। देखें, इंतखाबात पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। किस चीज़ पे ये बात इसहाक डार साहब और आरिफ अलवी से मुज़ाकरात हो रहे हैं कि पीटीआई को पार्लियामान में वापस आना चाहिए। हुकूमत का उन्हें ये पेशकश कर रही है कि आप पार्लियामान में वापस आएँ, वहाँ पर इंतखाबी इस्लाहात पर हम एक पार्लियामानी कमेटी बनाते हैं, वो इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, बाकी इस्लाहात करते हैं, और फिर आपने वक्त पर इलेक्शंस हो जाएंगे। और अगर आपने कोई कबल वक्त इलेक्शन की बात करनी है तो वहाँ एक पार्लियामानी कमेटी बनेगी, उसमें आके कर लें। लेकिन कोई बैक चैनल आउट ऑफ पार्लियामेंट आपसे बात नहीं हो सकती। उसके जवाब में आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान पर केसेस की बात ज़रूर की कि वो इमरान खान के केसेस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है।
उन्हें बताया गया कि ये केसेस जो हैं वो खुद मुख्तार चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चला रहा है, जिस पर हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन से बात कर लें, अदालतों से बात कर लें, और जो भी आपको रिलीफ मिलेगा वो अदालतों से मिल जाएगा। एक रेफरेंस है तोशाखाना का जो स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है, इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज दिया है और उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब ये ज़रूर है कि अपने केसेस में रिलीफ चाहते हैं, इसीलिए आरिफ अलवी साहब ने इसहाक डार साहब से स्पेसिफिकली इमरान खान पर केसेस की बात की। उन्होंने को आज़म सवाती के केसेस की बात नहीं की, शहबाज गिल के केसेस की बात नहीं की। देखें, ये घड़ी वाला मामला मेरे नज़दीक छोटा मामला है। ज़्यादा बड़ा मामला वो 50 अरब का मामला है, जिस पर नैब तहकीकात शुरू कर चुकी है, कॉल अप नोटिस आ गए हैं। अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी, उसमें फैसल वाडा साहब अपनी जाके गवाही दे चुके हैं, शहजाद अकबर साहब पेश नहीं हो रहे हैं, इमरान खान साहब को भी कॉल अप है, और नए नैब लॉज के तहत वो 50 करोड़ से ज़्यादा का मामला है, 50 अरब का मामला है, नैब के परव्यू में आता है, उसमें गिरफ्तारी होगी। जहाँ तक मुझे समझ आती है, ये तोशाखाना में तो शायद ना हो, वो नीचे ट्रायल चलता रहेगा, उसमें सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर गिरफ्तारी होनी है तो वो उस जो पैसा बरतानिया से पाकिस्तान को आया था और वो पाकिस्तान से फिर किसी को फेवर दी गई कैबिनेट में, उस पर होगी। अच्छा आमिर साहब, मैं ये मुजम्मिल साहब ने बहुत अहम पॉइंट उठाया है कि तोशाखाना तो मामूली सा मामला है, असल में तो फॉरेन फंडिंग केस का मामला है। तो क्या फॉरेन फंडिंग केस जो इससे पहले पीडीएम की जमातें केसेस भुगती रही हैं उससे कुछ मुख्तलिफ होगा क्या? इसको भी तो बाद में फंडिंग की बात नहीं मैं कर रहा, मैं फॉरेन फंडिंग की बात नहीं कर रहा। किस केस? ये एक और केस है जो बरतानिया ने एक मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे, बहरिया टाउन वाला केस है, बहरिया टाउन वाला केस पाकिस्तान, जी वो केस है जिसमें ज्यादा फंसने के चांस। राना साहब आप क्या कहते हैं? खान साहब अब तीन चीजों के नीचे हैं, तीन तलवारों के नीचे हैं। तोशाखाना है, बहरिया टाउन वाला केस है, मलिक रियाज को जो पैसे वापस हुए, और तीसरा केस जो है वो फॉरेन फंडिंग का है। कौन सा जो है वो केस ज्यादा खतरनाक हो सकता है खान साहब के लिए? खान साहब के लिए ये सोच सबसे ज्यादा खतरनाक है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि तो मावरा थे ना आइन, कानून, इखलाकियात, सब चीजों में कि वो जो कहें वो इखलाक है, जो बोले वो कानून है, जो वो कहें वो आइन है। जैसे कभी वो चाइना की मिसाल देते हैं, कभी मोहम्मद बिन सलमान की वो मिसाल जरूर देते हैं कि उन्होंने शहजादों को पकड़ के पैसे निकलवा लिए थे। वो घड़ी पे कहते हैं मेरी मर्जी, वो भी मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी। देखिए अब नैब की ना गिरफ्तारी एक महज गपशप है, हो जाएगी गिरफ्तारी, क्योंकि अब वो 90 दिन का रिमांड नहीं रहा। कानून से सारी वो चीजें निकाल दी गई हैं जो अजियत थी, जो ड्रैकोनियन शिकें थी कि आपको नैब प्रेस रिलीज नहीं देता, नैब जराए से खबर नहीं देता। फैसल वाकड़ा ने जो बयान दिया वो पब्लिकली कह के गया ना पहले से कि जी कैबिनेट में हमने तो एतराज किया था फलां फलां बंदे ने, मतलब कोई नई चीज नहीं है, वो गवाही बन रही है, वो केस जरूर बन रहा है। और नैब अब ऐसे नहीं पकड़ेगा जैसे आज चीमा को पहले दिन जब सीवी थी कंप्लेंट वेरिफिकेशन उठा लिया और डीजी नैब जो शहजाद साहब थे वो कहते थे बंदा चुक ले और कागज असी बना लेंगे, ना नैब वो रहा। नैब अब बड़ा सलीस सा हो गया है कि सीधे सीधे पेपर आएंगे, बुलाएंगे, एक खास वक्त पे जाके अरेस्ट होती है और फिर उसमें जमानत रखी गई है। असल इशू वो है जो इनको ये टचेबल नहीं थे। बिल्कुल सही। असल इशू उनके लिए वो हो गया है, वो जो पीछे से सिफारिशें आती थी, वो जो कहानी मुनस ने बताई है कि हर जगह पहले हम कहीं लाला सराय ढूंढते थे, ये तो पता लगा कि लाला पिंडी निकल आए, पिंडी के लाले ने सिफारिश की थी और चीफ मिनिस्टर आपका बन गया। ये वो मिथ जो थी ना और जो कहानी सारी की सारी हो गई है खत्म। अब आपको अपने बलबूते पे लड़ना है और आपका सहारा कोई नहीं रहा। राना साहब लेवल प्लेइंग फील्ड है, मानते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड उस दिन बनेगी जिस दिन नवाज शरीफ यहां होंगे। आपको आपके मुखालिफ को बांध के जेल में डाला गया एज प्लान और इलेक्शन से पहले यकीनी बनाया गया ताकि आपको हर तरह से जितवाया जाए। इसके बावजूद आप पंजाब में हार गए। आपको आजाद अरकान ढूंढने के लिए मैं आ रहा हूं उस बात पे भी, शहबाज शरीफ की चुप क्यों थी? शहबाज शरीफ के बेटे गायब थे, उन सबको फंसाया गया था मुख्तलिफ केसेस में और वो एक मुश्किल उस काम में थे कि एक तरफ भाई था, एक तरफ भतीजी थी, एक तरफ बेटा था। बेटा आ गया है, परसों उसका केस लग जाना है, उसकी जमानत आगे हो जानी है। मुनसलाई का केस वो खत्म हो गया ना हाई कोर्ट से, इस केस में भी कुछ नहीं रहा। और नवाज शरीफ ने जिस दिन आना है उस दिन देखें जस्टिस आमिर फारूक के पास ही पेशी है ना, उन्हीं दो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास, जिन्होंने आखिरी दिन जब आखिरी पैंतरा ये था कि जी नवाज शरीफ तो ओनर है, तो उन्होंने कहा कागज लाओ, कागज उनके भी नहीं थे। तो फिर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा जी वो तो उनका तो केस ही नहीं होना। कहा नहीं हम सुन रहे, हम तो मरियम का केस इसलिए सुन रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ ना आए तो सुने ही ना उनकी अपील।
और जब पेपर ही नहीं है आपके पास, आपने एक ऐसा कागज जीआईटी से निकाला था जिसकी तस्दीक ना ब्रिटिश लॉ से हुई, म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है लीगल, उसके तहत नहीं आया आपका कोई कागज, तो मरियम नवाज बरी हुई, वो केस खत्म हो गया, नवाज शरीफ ने तो पेश होना है। तो अब पहला सवाल ये होना है कि जी लाएं सबूत, नवाज शरीफ मालिक है। भाई जो सबूत दे रहा है, जो मालिक है, वो उसका बेटा है, वो मियां मोहम्मद शरीफ का पोता है, जिसने पहले दिन से ऑन किया। ठीक है, आपको कोई शक है तो उसके ऊपर जाके बात करें। चूंकि उस वक्त एक प्लान था, और कि अब चूंकि नवाज शरीफ उधर हमने नाहल कर दिया है, लेकिन इसको सजा देनी है, क्योंकि जब तक ये जेल में नहीं जाएगा बात नहीं बनेगी। जो वो अब जब नवाज शरीफ आएंगे या उनके आने के दिन और अब करीब आएंगे, तो बहुत सारी बातें वो लंदन से करेंगे, बहुत सारी बातें वो इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर आके सब जगह पे करेंगे। लेकिन आगे जाएंगे तो कैसे उनको वहां रोकने की कोशिश की जाए। क्यों जेल में जाएंगे जी, कैसे जाएंगे मुझे बताएं। जेल में थे ना वो, जब तक जो है वो केस का ट्रायल दोबारा शुरू नहीं होगा उस वक्त तक तो जेल में ही होंगे ना। जमानत कैसे मिल सकती है? कोई टेक्निकल इशू नहीं है इसमें सर, कोई टेक्निकल इशू नहीं है। जिस तरह सुलेमान ने, इसाक डार ने और बहुत सारे और लोगों ने, इवन मुशर्रफ के दौर में शेरपाव साहब वगैरह ने, सब ने ये काम किया हुआ है कि जब आप आने लगते हैं तो आप अदालत से इजाजत लेते हैं कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ आपके सामने। नहीं, सेम इसी तरह थोड़ा सा फर्क है, कत्ता कलामी की माजरत, लेकिन मेरे शायद समझने में थोड़ी सी गलती हो रही है, बल्कि मुजम्मिल साहब भी हैं, इसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। मियां साहब तो जेल में थे, और जेल में थे, मुलजिम का ट्रायल तो दोबारा शुरू होगा तो उसके बाद उनको जमानत मिलेगी। नहीं, मियां नवाज शरीफ जेल में थे, बेल हुई हुई है, हॉस्पिटल में लाके रखा गया, वहीं पे उनकी बेल हुई। बेल के अंदर सवाल आया था कि ये बाहर जाना चाहते हैं तो हम कैसे इजाजत दे दें, कि एक शख्स को इस तरह कैसे दें, तो वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दी थी इजाजत। फिर बेल कैंसिल हुई क्योंकि वो वापस नहीं आए। बिल्कुल। अब और जब वो वापस नहीं आए और बेल कैंसिल हुई, तो वहां पे एक हाईकोर्ट का फैसला है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला है कि हम इनका केस रोक देते हैं, इनका ट्रायल रोक देते हैं। जब वो सरेंडर करेंगे हम वहीं से शुरू करेंगे, इसको हतमी तौर पे हम अपील को खत्म नहीं कर रहे। तो वो यही बात करेंगे आके जो सलमान शहबाज ने एक्चुअली की है। वो एब्सकॉन्डर है इस वक्त, उनका यानी कि राहदारी जमानत मिलेगी, उसके बाद फिर आगे केस चलेगा, उसके बाद वो कोर्ट में पेश हो जाएंगे, वो सारा कुछ हो जाएगा जो पहले अब सारे बाकी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, मैं जरा आयशा बख्श साहिबा से भी पूछ लूं। आयशा बख्श साहिबा, खान साहब कहते थे कि मुझ पर इल्जाम लगा तो मैं फौरन हुकूमत छोड़ दूंगा, और यहां पर तो वो ये समझते हैं कि जी इल्जाम लगे ना लगे जो है वो मैं तो सादिक और अमीन हूं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि खान साहब की पॉलिसी के अंदर कोई दो रंगी है? अच्छा चले, मैं ब्रेक लेता हूं। मुझे बताया गया कि आयशा बख्श साहिबा जो है उनकी कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। बहुत अहम मामला है, नवाज शरीफ के आने से क्या पंजाब में तब्दीली आएगी, पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आएगी? अहम तज्जियाकार हैं, सीनियर तरीन तज्जियाकार हैं, उनसे पूछेंगे क्या वो समझते हैं कि इमरान खान साहब जो ये कहते पाए जाते हैं कि इंतखाबात जब भी हों, आज हों 10 माह बाद हो, मैं ही जो है वो जीतूंगा, तो नवाज शरीफ आकर इस मिथ को, इस सारे बयानिए को खराब करेंगे या नहीं करेंगे? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुजम्मिल साहब, आप ही से शुरू करूंगा। नवाज शरीफ वतन वापस तशरीफ ले आते हैं, उन्हें खुल के कैंपेन का मौका मिल जाता है, तो क्या इमरान खान साहब का जो इस वक्त बयानिया है कि आज इलेक्शन हो, 10 माह बाद इलेक्शन हो, मैंने ही जीतना है, क्योंकि उनके बयानी की सपोर्ट में ज़िमनी इंतखाबात के बहुत सारे नताइज भी हैं, तो इसमें कोई तब्दीली आएगी खासतौर पर सेंट्रल पंजाब में? देखें, अगर गुज़श्ता सेंट्रल पंजाब के ज़िमनी इंतखाब देखें तो 2 हलकों में MNA के इंतखाबात हुए हैं, ननकाना और फैसलाबाद में। मुल्तान में तो PDM जीती है और इमरान खान साहब ननकाना और फैसलाबाद जीते हैं। PDM ने इन दोनों ज़िमनी इंतखाबात में कोई कैंपेन नहीं की। मरियम नवाज़ बाहर जा चुकी थी, शहबाज हमज़ा ने कोई जलसा नहीं किया, शाहिद खाकान ने कोई जलसा नहीं किया, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई इंतखाबी मुहिम ज़िमनी की नहीं चलाई गई। इमरान खान साहब ने सब जगह जलसे किए और भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। जिस जमात ने कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई उसके उम्मीदवार लावारिस थे, एक एक जलसे के लिए रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन जलसा ना करवा सके। उन उम्मीदवारों ने 80-80 हज़ार वोट लिया है, ननकाने में भी और आबिद शेर अली ने भी। इमरान खान का जीत का मार्जिन सिर्फ 10,000 12,000 है। और जब पूरी कैंपेन चलेगी और मुकम्मल इंतखाबात होंगे तो अगर आप वन वे ट्रैफिक में 10,000 से जीत रहे हैं, जब मुखालिफ जो हैं कैंपेन ही नहीं कर रहे, और अगर नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे तो मेरे ख़्याल में ये उल्टना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सेंट्रल पंजाब में अगर इस वक्त भी जब मुस्लिम लीग नून अपने लोएस्ट पे कही जाती है
और इमरान खान अपनी पीक पे कहे जाते हैं। और अगर गैप सिर्फ 8 से 10 हज़ार का है तो इसका मतलब है 5-6 हज़ार 7 हज़ार वोट इधर से उधर होना है तो हल्का हाथ से निकल जाना है। बिल्कुल ऐसे तो इसलिए मुझे लगता है कि नवाज शरीफ के वापस आने, जो गुज़श्ता ज़िमनी इंतखाब जिनके ऊपर बहुत कहा जाता है कि जी देखें ये ज़िमनी इंतखाब हमने जीते हैं, उनका आप फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इमरान खान को बहुत बड़ी लीड से नहीं जीते हैं। एक लीडर जब खुद इलेक्शन लड़ता है और मुकाबले पे एक आम उम्मीदवार होता है तो लीडर को बहुत एज होता है, फिर हल्के की सारी डिवीजन खत्म हो जाती है लीडर के लड़ने से, वरना हर हल्के में 2-2 3-3 उम्मीदवार होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं कहूँ कि फारूक हबीब खुद लड़ेंगे आबद शेर अली से जीत जाएंगे तो मुश्किल है, अगर इजाज शाह लड़ेंगे शिजरा मनसब से जीत जाएंगे तो मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए सब मकामी सियासत भी इसके अंदर बड़ी इन्वॉल्व होती है, मकामी इख्तिलाफात भी आते हैं। इसलिए को मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक नहीं गिर गया है। बिल्कुल ठीक। जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं वो ये बताते हैं कि मुस्लिम सेंट्रल पंजाब में शेखुपुरा की सीट उन्होंने इस बुरे हालात में भी MPA की जीत ली। हालांकि वो शरकपुरी साहब तो बड़े जोम में छोड़ के गए थे कि मैं तो दोबारा 1 मिनट में जीत जाऊंगा, मेरा जीतना कौन सा मसला है, वो सीट हार गए। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक इंटैक्ट है। उन्हें एक जो है कैंपेन की ज़रूरत है, एक चार्ज एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। तो 2-4-5 हज़ार का फ़र्क निकालना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए अगर मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं, हमजा शहबाज फ़ाल हो जाते हैं, शाहिद खकान अब्बासी कैंपेन पे निकल आते हैं, सब निकल आते हैं, तो ये बदल जाएगा मंजर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, आपके पास क्या खबर है? 20 और अगर 2018 वाला मामला हो गया और इमरान खान जेल में हुए तो फिर तो बहुत यकतरफा ही हो जाएगा। अच्छा बिल्कुल ठीक है। इमरान खान जेल में होंगे नहीं होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुजम्मिल साहब, राना साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। असेंबली की तहलील क्या खान साहब कर पाएंगे जिस तरह से वो कह रहे हैं? परवेज इलाही उनका साथ देंगे? कोई लंदन प्लान तो नहीं आ जाएगा इसके बीच में? 20 दिसंबर की तारीख दी है फवाद चौधरी ने आज। हाँ, वो 26 नवंबर को भी असेंबलियां तोड़ सकते थे, वो बिल्कुल अभी भी तोड़ सकते हैं। ये बात कहने की हद तक 100% दुरुस्त है। वो क्यों नहीं तोड़ रहे, इसके अंदर अगर और मगर, इफ एंड बट्स इतने लगे हुए हैं कि वो कहने पे मजबूर हैं कि चौधरी परवेज इलाही का कहना यह है कि हमें फॉरेन इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर इमरान खान साहब को समझाया गया, बहुत सारे इनके अच्छे दोस्तों ने ये बात समझाई थी कि कौमी असम्बली आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब आप ये नया काम करने जा रहे हैं, देखें इससे 2-3 चीजें होंगी। नंबर 1, आपको हमजा शहबाज के साथ केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बनाना है, JUI के साथ KP में बनाना है, और जो दोनों नहीं मानेंगे आपका चीफ मिनिस्टर, तो ये मामला वहां जाएगा जहां आप इलेक्शन कमीशन को इतना ज्यादा बाइस्ट कर चुके हुए हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। वो चाहते हैं कि आप के लोग जाएं, लेकिन वो सिवाय दशनाम तराजी के कुछ नहीं करते। तो जब चीफ मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन लगाएगा और गवर्नर दोनों सूबों में निगरान कैबिनेट बनाएंगे, तो पहली बात तो यह है कि माहौल आपके खिलाफ जाएगा। नंबर 2, अगर कोई कोर्ट में चला जाए कि जी पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे नहीं है कि इस तरह सूबों में इलेक्शन हो, अभी 4-5 महीने बाद वैसे ही इलेक्शन हो जाने हैं, तो इनको स्टे कर दिया जाए। और अगर स्टे ग्रांट हो गया तो जो आपके पास इस वक्त 2 सूबाई हुकूमतें हैं वो मुस्तकिल तौर पे आपके हाथ से निकल जाएंगी, और जो ये आपके हाथ में इस वक्त आज मकबूलियत का दौर है वो फंस जाएगा। और उसके साथ मैं आ रहा हूं, और उसके साथ अगली बात है कि नवाज शरीफ का इनको पता है कि वो आ रहे हैं, और उनका एक मंजर इन्होंने बता दिया है। देखें, जब कल परसों इसकी सुलेमान शहबाज की जमानत हो चुकी होगी तो आपको एक नया शहबाज शरीफ और नया हमजा शहबाज शरीफ नजर आएगा सियासत के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, राब्तों के अंदर फाल होते हुए, कि बहुत बारीक कदम थे इनके, आहिस्ता आहिस्ता इनको फूंक फूंक के रखने पड़ रहे थे। और उसके अंदर आप ध्यान में रखिए कि चौधरी सालिक हुसैन और बज़ाहिर मुनस इलाही और इनकी कोई गपशप नहीं है, लेकिन हर जुमे पे परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन जुमे की नमाज वहीं एक ही घर में पढ़ते हैं, और वहां गपशप भी होती है, हालात भी पूछे जाते हैं, एक दूसरे का खौफ भी चेक किया जाता है। और जाहिर है कि बच्चों में लड़ाइयां तो होती हैं, वो तो शरीफ फैमिली के अंदर भी है, कोई चीज छुपी नहीं हुई, जायदाद पे किसी भी इशू पे वो वहां पे भी हैं। लेकिन जब हालात ठीक होने हों तो परवेज इलाही ये बात कह चुके हुए हैं, और मैं चूंकि अपने प्रोग्राम एक्सपर्ट में ये बात बता चुका हुआ हूं कि किस तरह वो जो उन्होंने अपनी जेब से निकाल के दिया एक पेपर, तो परवेज इलाही साहब इमरान खान समझे कि ये वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो एडवाइस है।
तो मैंने फिर साथ ये बात बताई थी कि एडवाइस वही मानी जाएगी जिसपे चीफ मिनिस्टर उसका डायरी नंबर लिखा होगा, बिल्कुल ठीक और है। वो बराह रास्त गवर्नर को भिजवाई जाएगी, वरना वो सिर्फ अदालतों में खार होने के लिए एडवाइस इमरान खान साहब के पास मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। आमिर इलियास राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल सहरवर्दी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आयशा बख्श हमारे साथ थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मामला ये हुआ है कि डॉलर की होल्डिंग के हवाले से, उसकी जखीरा अंदोजी के हवाले से, उसकी स्मगलिंग के हवाले से कुछ कार्रवाई हुई है, बहुत सारी दुकानें सील की गई हैं, पाकिस्तान का डॉलर अफगानिस्तान जा रहा था, इसका भी एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सैफ साहब, तर्जुमान हैं केपी के गवर्नमेंट के। बैरिस्टर साहब, आखिर हुआ क्या है? सुना है कि बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और यहाँ से जो है वो केपीके के रास्ते डॉलर जा रहा था अफगानिस्तान, उसको रोका गया है। तो ये आपकी जिम्मेदारी थी, फेडरल की जिम्मेदारी थी, कौन ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहा था? देखें जी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज तो और फॉरेन करेंसी की पाकिस्तान आमद और यहाँ से बाहर बैरून मुल्क जाना, ये सब कुछ तो FIA का, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दायरा कार है और फेडरल गवर्नमेंट के ही, उनकी ही जिम्मेदारी में ये सारे मामला आते हैं। जहां तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है, सूबाई हुकूमत के तो इस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन राहदारी तो केपी के बनता रहा है ना, राहदारी तो रोकी जा सकती है कम से कम, कि आपके पास से स्मगलिंग ना हो, या आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर इस बात का ख्याल रखें कि कोई गैर कानूनी किसी काम में मुलविस ना हो। ठीक है कि FIA का ये काम था, तो राहदारी कैसे हमारे कंट्रोल में है? अगर अफगानिस्तान को चीज जा रही है तो क्या सरहद पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कंट्रोल है या वफाकी हुकूमत का कंट्रोल है? अगर आप उसको देखें, वहां पर सारे, चाहे वो बाय एयर हो चाहे बाय रोड हो, वहां पर तमाम बॉर्डर्स जो हैं वो वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है। सूबाई हुकूमत के इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जहां तक किसी लॉ एंड ऑर्डर की किसी खिलाफ वर्जी का ताल्लुक है, अगर कहीं पर गैर कानूनी तौर पर किसी ने डॉलर्स का अपने उसमें रखे हुए हैं, तो यकीनन वो काम जो है वो सूबाई हुकूमत का फिर आता है। लेकिन वहाँ छापे मारना, केस बनाना, उन लोगों को गिरफ्तार करना, उनको प्रोसिक्यूट करना, ये सब वफाकी हुकूमत के दायरे कार में है। जनरल जो हमारी सूबाई हुकूमत है या सूबाई जो अदलिया है, उसका कवानीन ही उसको इसमें इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं। एक आखिरी चीज का जवाब दीजिएगा बैरिस्टर साहब, आप ये कह रहे थे कि पंजाब की असम्बली टूटेगी तो उसके बाद फिर हम असम्बलियां तहलील करने की तरफ जाएंगे। तो पंजाब की तारीख तो फवाद चौधरी साहब ने आज दी है, इसको हम टेंटेटिव तारीख कह सकते हैं। तो क्या KPK भी तैयार है असम्बलियां तोड़ने के लिए अगर पंजाब हो जाती है? देखिए, पंजाब तो यकीनन मैं उस पर कोई ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि वो एक अलग सूबा है, लेकिन जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, हम बिल्कुल तैयार हैं। और खान साहब ने 26 नवंबर को रावलपिंडी के जलसे में जो ऐलान किया था, हम उसके साथ खड़े हैं। सिर्फ अब इशू जो था वो तरीक़ाकार का था कि तरीका क्या होगा असम्बलियां छोड़ने का, या एन मैस इस्तीफे के जरिए होगा या डिसोल्यूशन के जरिए होगा। अब जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, वहां पर तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी है और मेरे ख्याल में असम्बली तहलील करने में हमें कोई कानूनी आईनी रुकावट नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।